गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, लेट्स ट्राई केमिस्ट्री। आज हम लोग कर रहे हैं अपना चैप्टर नंबर 5 कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स के एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। जैसे कि आपका फर्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस फॉर्म्ड बाय कॉपर प्लस 2 आयंस इज मोस्ट स्टेबल। ठीक है, आपको log k की वैल्यू दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, आपको पूछा है कि कॉपर प्लस 2 की कौन सी यहाँ पे जो आपके कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं कौन सी स्टेबल है, यानी कि कौन सी रिएक्शन स्टेबल है एक्चुअली में। ठीक है ना, तो देखो बेटा, जितनी ज़्यादा ग्रेटर वैल्यू होगी log k की, उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी कॉम्प्लेक्स जो फॉर्म होता है। तो देखो किसकी सबसे ज़्यादा है यहाँ पर, आपके बी की, तो इसलिए ऑप्शन नंबर बी इज़ द करेक्ट। ये आपकी सबसे अच्छी ट्रिक है लर्न करने की कि जितनी ज़्यादा log k की वैल्यू उतनी ही ग्रेटर स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स कंपाउंड फॉर्म्ड। क्वेश्चन नंबर 2 इज इंपॉर्टेंट बेटा। कलर ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स डिपेंड्स ऑन द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग। ठीक है, ये हमें पता है। What will be the correct order of absorption of wavelength of light in the visible region for the complexes? आपको ये तीन ऑर्डर यहाँ पे चार ऑर्डर आपको यहाँ पे दे रखे हैं तीन कॉम्प्लेक्सेस के, और पूछा है कि करेक्ट ऑर्डर क्या है एब्जॉर्प्शन ऑफ वेवलेंथ का। तो बच्चों देखो इसे आप कैसे सॉल्व करोगे। सबसे पहले इन कॉम्प्लेक्सेस को अरेंज करो अकॉर्डिंग टू द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, उसके बाद इसे अरेंज करो इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट। देखो कैसे बच्चा, आपको ये फॉर्मूला पता है। ठीक है ना, आपका फॉर्मूला होता है डेल्टा ई इज इक्वल टू एच सी बाय लैम्डा, यानी कि जो एनर्जी है वो आपकी इनवर्स प्रोपोर्शनल होती है लैम्डा के। समझ में आ गए, यानी कि जो क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी है वो आपके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है लैम्डा के। इसीलिए मैंने आपसे कहा कि पहले अरेंज करो इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी, उसके बाद अरेंज करो इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, क्योंकि वो उसका रिवर्स ऑर्डर हो जाएगा, ऑफ द वेवलेंथ। समझ में आया। जैसे जैसे आपका सेपरेशन इंक्रीज होता है, यानी कि जो एनर्जी है सेपरेशन की वो इंक्रीज होती है, वैसे वैसे आपकी वेवलेंथ डिक्रीज होती है बेटा। ओके, तो देखो बच्चा, आप कैसे पता लगाओगे कि क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग का एनर्जी का ऑर्डर क्या है। बच्चा, आपके लीगेंड के बेस पे जितना ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग लीगेंड होगा, जितना ज़्यादा आपका स्ट्रॉन्ग लीगेंड होगा, स्ट्रॉन्ग फील्ड लीगेंड होगा, उतनी ही ज़्यादा होगी क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। ठीक है, अब देखो तीन लीगेंड आपको गिवन है, अमोनिया, साइनाइड एंड वाटर। आपको पता है साइनाइड इज द स्ट्रॉन्ग लीगेंड, उससे कम होता है अमोनिया और उससे कम होता है आपका वाटर। तो ये हो गया आपका ऑर्डर साइनाइड, ठीक है, देन आपका अमोनिया, देन आपका वाटर। दिस इज द ऑर्डर फॉर द क्रिस्टल फील्ड स्प्लिटिंग एनर्जी। तो बस इसका रिवर्स ऑर्डर होगा आपका। समझ में आया आपको, दिस इज द रिवर्स ऑर्डर। तो आपका ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है आपको, है ना। सबसे ज्यादा हो गया वाटर का वेवलेंथ, उससे कम हो गया अमोनिया की वेवलेंथ, और सबसे कम हो गई आपकी साइनाइड की वेवलेंथ, क्योंकि डिक्रीजिंग ऑर्डर में आपको अरेंज करना था, तो जो आपको मिल गया। समझ में आ गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एज ए क्वेश्चन एग्जाम में आने के पूरे पूरे चांसेस है बेटा। दिस क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि पूछा है कि कौन सा स्टेबल कॉम्प्लेक्स स्पीशी है ऑन द बेसिस ऑफ चिलेट इफेक्ट। तो पहले भी आपको अपनी वीडियोस में मैंने बताया हुआ है कि जो चिलेट रिंग है वो इन सभी लिगेंड्स में से ओनली आपका जो ऑक्सलेट है वो फॉर्म करता है, चिलेट रिंग। तो जितना ज़्यादा अच्छी चिलेट रिंग बनेगी उतना ज़्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्स होगा, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट। ठीक है, फिर ये आपका कौन है जो यहाँ पे ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा। तो ऑब्वियसली ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म वही शो करते हैं जहाँ पे आपके टू डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स होते हैं। अब आपको दिख रहे हैं कि टू डिफरेंट टाइप के लिगेंड्स तो मेरे सभी में दिए हुए हैं मैम, ठीक है, इसको छोड़कर तो ये तो नहीं करेगा, बाकी तीनों में से कौन करेगा। तो बच्चा ये वही करता है जहाँ पे आपका A4B2 टाइप का अरेंजमेंट होता है। A4B2 टाइप का, तो A4B2 टाइप कहाँ दिख रहा है आपको, ओनली ए कॉम्प्लेक्स में दिख रहा है, तो बस वही आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को शो करेगा। दिस क्वेश्चन इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट। आपका ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा आफ्टर ऑल, ठीक है। डेल्टा टी इज इक्वल टू 4/9 डेल्टा ओ। आपको यहाँ पे वैल्यू दे रखी है किसकी, ऑक्टाहेड्रल CFSE की, ठीक है ना। आपको टेट्राहेड्रल के लिए निकालनी है, तो बस डेल्टा ओ की जगह लिख दीजिए 18,000। ठीक है, सॉल्व कीजिए, आपका आंसर आएगा 8,000। इट मीन्स ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। देखिए, दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट। आपको दो कॉम्प्लेक्स दे रखे हैं, पूछे कौन सा आइसोमेरिज्म है। देखो बेटा, आपको दिख रहा है कि COSO4, ये तो बिल्कुल सेम टू सेम है, तो देर इज नो आइसोमेरिज्म। फिर देखो यहाँ पे ना आपका क्या किया, जो बाहर का जो आयोनाइजेशन स्फीयर है वो चेंज कर दिया। तो ऐसा तो कोई भी आइसोमेरिज्म नहीं जिसमें ऐसा होता है।
तो इसलिए यहाँ पर कोई आइसोमेरिज्म देखने के लिए आपको नहीं मिलेगा, देयर इज नो आइसोमेरिज्म। दिस क्वेश्चन इज इंपॉर्टेंट कि ऐसी कौन सी स्पीशी है इन चारों में से जो कि लीगेंड नहीं हो सकती। तो बेटा लीगेंड होने के लिए ना वो इलेक्ट्रॉन पेयर का डोनर होना चाहिए, कोई पॉजिटिवली चार्ज स्पीशी नहीं हो सकती। तो देखो ये तो खुद ही इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, इसे तो इलेक्ट्रॉन चाहिए, ये कहाँ डोनेट करेगा, दैट्स वाई इट कैन नॉट बी अ लीगेंड। नाउ दिस क्वेश्चन, कौन सा आइसोमेरिज्म आपको दिख रहा है इस और इस कॉम्प्लेक्स में। तो देखो बेटा क्रोमियम तो एज इट इज है, बस जो वाटर और Cl है H2O और Cl में ही चेंजेस हो रहे हैं। इट मीन्स आपका ये होगा आपका आयोनाइजेशन आइसोमेरिज्म, क्योंकि आपका जो आयोनाइजेशन स्फेयर है ना वहीं पर ही चेंजेस देखने के लिए आपको मिल रहे हैं। ठीक है, फिर ये देख लीजिए आपको IUPAC नेम बताना है इसका, तो आपका IUPAC नेम होगा डायअमाइन। ठीक है, क्लोरिडो नाइट्राइटो जो कि आपका अटैच है किससे, आपका ये एन प्लैटिनम। ठीक है बेटा, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट। अब देखो ये क्वेश्चन आपको MCQ में आ गया, आपको ये सारे कॉम्प्लेक्सेस दे रखे हैं और पूछा कि कौन में डायमैग्नेटिक है, तो आपको पूरा इस तरह से सॉल्व करके देखना पड़ेगा। डायमैग्नेटिक कैसे पता करोगे, सबसे पहले हर सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लो, फिर उसका डी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिख लो। ठीक है ना, फिर देखो कि वो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है कि आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है। इनर मीन्स कैसे होगा, जब आपके सारे स्ट्रॉन्ग लिगेंड होंगे, तो देखो ना आपके चारों चारों स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो सारे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्सेस हो गए। लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट के बेसिस पे कभी कभी क्या होती है, पेयरिंग तो होती है लेकिन कोई एक इलेक्ट्रॉन अकेला रह जाता है, तो वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आपसे पूछे कि डायमैग्नेटिक कौन है, तो यहाँ पैरामैग्नेटिक नेचर का नहीं होना चाहिए। फिर देख लेते हैं एक बार। देखो आपको जो कोबाल्ट NH3 ये वाला जो है, ये देखो दिखा रखा है, ये सारे आपके पेयर्ड है, तो डायमैग्नेटिक हो गया, है ना। फिर दिखा रखा है आपका Fe वाला, ये फिर दिखा रखा है आपका ये Mn वाला, मैग्नीज वाला देखो यहाँ पे आपके अनपेयर्ड रह गए। ठीक है ना, तो ये तो आपका अनपेयर्ड हो गया, रह गया, यानी कि पैरामैग्नेटिक नेचर का हो गया। ठीक है, फिर देखो आपका Fe वाला है, ये रहा, ये देखो ये सारे आपके पेयर्ड है, तो इट मीन्स इट इज डायामैग्नेटिक। अब देखो नेक्स्ट वाला ये अनपेयर्ड रह गया, तो इट इज पैरामैग्नेटिक। तो इस हिसाब से होगा, यानी कि अगर वो सारे कॉम्प्लेक्सेस आपके वो वाले लिगेंड लिए हुए हैं स्ट्रॉन्ग लिगेंड, तो वो पेयर्ड होंगे ही होंगे, ऐसा नहीं होता, कभी कभी ऑक्सीडेशन स्टेट के हिसाब से भी आपके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स रह जाते हैं। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है, ये आ सकता है कि आपको इन्हें अरेंज करना है इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ कंडक्टिविटी ऑफ देयर सोल्यूशन। अब कंडक्टिविटी कैसे निकालोगे, देखो बेटा आपको पता है जो एक तो कोऑर्डिनेशन स्फेयर होता है और एक होता है यहाँ पे बाहर आपका आयोनाइजेशन स्फेयर। ठीक है ना, तो अगर दोनों ही प्रेजेंट हैं तो यहाँ पे 2 नंबर ऑफ आयन्स होते हैं जब आपका पूरा कॉम्प्लेक्स आयोनाइज होता है या डिसोसिएट होता है। समझ में आ गए। अब एक तो ये काउंट होता है और बाहर कितने आपके आयोनाइजेशन स्फेयर में कितने नंबर ऑफ एटम्स हैं, तो वो डिपेंड करता है कितना आयोनाइजेशन होगा। ठीक है, अब देखो जरा फर्स्ट वाला, यहाँ पे देखो आपका सिर्फ कॉम्प्लेक्स ही कॉम्प्लेक्स है, सिर्फ कोऑर्डिनेशन स्फेयर, तो यहाँ पे आपका हो गया 1। ठीक है, अब देखो ये पूरा एक 1 हो गया और एक 1 ये हो गया, तो ये हो गया 2। अभी देखो ये 1 हो गया और आपका ये हो गया यहाँ पे 3। ठीक है, तो ये हो गया आपका 4। ठीक है ना, अब देखो ये हो गया आपका 1 और 2 यानी कि 3। ठीक है, तो जितने ज़्यादा नंबर ऑफ आयन्स आपके बनते हैं ना उतना ज़्यादा कंडक्शन भी होता है बेटा। ठीक है, तो उस हिसाब से आप इसे अरेंज कर लोगे। ठीक है, सबसे ज़्यादा हो गया इसका, उससे कम और सबसे कम। ठीक है, इस तरह से हम अरेंज करते हैं। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में बहुत देखने के लिए मिलते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ CFT, कोबाल्ट थर्ड फॉर्म्स पैरामैग्नेटिक ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स with weak field ligands, whereas it forms diamagnetic octahedral complex with strong field ligand. Obviously एक तो आप इसको किसी एग्जांपल से प्रूव करके दिखा दो, और दूसरी बात रीजन क्या दोगे, क्योंकि वो वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी इसलिए वो पैरामैग्नेटिक है। अब क्योंकि स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो पेयरिंग होगी इसीलिए वो डायमैग्नेटिक है। ठीक है, इस तरह से भी आप इसको बना के शो कर सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं कि आपको इनके जो कॉम्प्लेक्सेस हैं इनके CFT के अकॉर्डिंग इनका कॉन्फ़िगरेशन लिख के दे देना है, तो आप आराम से कॉन्फ़िगरेशन लिख के दे सकते हो इनका इस तरह से, है ना। पहले आप क्या लिखोगे, सेंट्रल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट लिखोगे, फिर डी ऑर्बिटल की कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे, उसके हिसाब से इनकी स्प्लिटिंग करोगे T2G और EG में, क्योंकि ये ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्सेस दिख रहे हैं आपको सभी, है ना, 6 लिगेंड्स हैं इनके पास। तो अगर वीक लिगेंड है तो पेयरिंग नहीं होगी जैसे यहाँ पर है, स्ट्रॉन्ग लिगेंड है तो यहाँ पेयरिंग हो जाएगी। ठीक है, देखिए ये भी पूरा क्वेश्चन बड़ा अच्छा दे रखा है आपको।
कि यूजिंग CFT ड्रॉ एनर्जी लेवल डायग्राम, राइट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विद सेंट्रल मेटल एटम, डिटरमाइन द मैग्नेटिक मोमेंट वैल्यू, सब कुछ निकाल के देना है। तो सबसे पहले किसी भी कॉम्प्लेक्स की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, उसके हिसाब से उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखो डी ऑर्बिटल का। फिर लिगेंड देखो वीक है कि स्ट्रॉन्ग है, वीक है तो उसकी स्प्लिटिंग कराओ, ठीक है, जिसमें कि पेयरिंग नहीं होगी, स्ट्रॉन्ग होगा तो पेयरिंग हो जाएगी, ठीक है। अब क्योंकि पेयरिंग नहीं हुई तो अनपेयर्ड रह गया, यानी कि पैरामैग्नेटिक नेचर हो गया। फिर आप निकालोगे मैग्नेटिक मूवमेंट नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन के बेसिस पे, तो यहाँ पे 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपको दिख रहे हैं ना, तो बस 4 आपका n आ गया। फॉर्मूले में पुट करिए स्क्वायर रूट ऑफ n+2, तो आपका आ गया मैग्नेटिक मूवमेंट, और यूनिट होती है बोर मैग्नेटॉन BM, ठीक है। सबका इस तरह से आप ड्रॉ कर सकते हो बड़े आराम से। तो बच्चा यहाँ पे एंड होती है हमारी कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्सेस यानी कि कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स का चैप्टर एंड होता है NCERT एग्जाम्पलर का। सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने आपको बता दिए हैं, डिस्कस कर दिए हैं, जो इस बुक में से आपको करने हैं इस चैप्टर के लिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू बेटा, बाय।